हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस के सीरीज में आज है 7 जुलाई, लेकिन इसमें जो हम लोग आज के वीडियो में शामिल करेंगे 6 जुलाई का आर्टिकल को। इसमें कुल 13 आर्टिकल को शामिल किया गया है, जो कि दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, हिंदुस्तान और प्रभात खबर से लिया गया है। इसमें वैसे आर्टिकल को शामिल किया जाता है इस सीरीज में जो कि किसी भी पीसीएस परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, खास करके बीपीएससी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है पहला, देखिए दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में खबर छपा है, आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत केस दर्ज करना चौंकाने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्यजनक तरीके से यह जो है टिप्पणी और केंद्र सरकार से पूछा भी है, सवाल तलब किया है, ठीक है। और कहा है कि ये क्यों हो रहा है, जिस कानून को रद्द किया जा चुका है 2015 में ही, तो उस कानून के तहत मामला क्यों दर्ज हो रहा है किसी भी थाने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जवाब मांगा है केंद्र सरकार से, है ना, गृह मंत्रालय से, ठीक है। तो इस तरह से, और ये भी कहा है कि तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी 2015 में यह आईटी एक्ट का 66A वाला धारा, तो फिर इस कानून के तहत क्यों मामला दर्ज हो रहा है। तो ये 66A धारा है क्या, तो 66A धारा ये है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अगर कोई भ्रामक प्रचार प्रसार करता है, तो या कोई अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को हवाला देते हुए कुछ कहता है, तो जो सरकार या कोई व्यक्ति उस पर आरोप लगा करके जो है मामला दर्ज कराता है, ठीक है। तो इसका जो है इस कानून का मिसयूज ज़्यादा हो रहा था, सरकार भी मिसयूज कर रही थी, और किसी को भी जो है इस धारा को लगा करके गिरफ्तार कर लिया जा रहा था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस कानून को ही रद्द कर दिया था 2015 में। तो फिर इस रद्द किए हुए कानून पर केस मामला दर्ज क्यों हो रहा है। इस एक्ट के तहत जो है 3 साल की सज़ा होने की व्यवस्था है, 3 साल की सज़ा का। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जवाब मांगा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, यही है। फिर 2019 में भी इस तरह से चेताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फिर भी जो है यह मामला फिर भी जो है लिखा जा रहा है। तो अटॉर्नी जनरल जो है अब जवाब देंगे, इस पर क्या देते हैं जवाब, वो देखने वाली बात होगी। अगला है, देखिए आरक्षण पर राज्य के अधिकार की बहाली पर केंद्र सरकार अड़ी। तो ये जो है आरक्षण, जैसा कि अभी जानते हैं, आरक्षण को लेकर के महाराष्ट्र सरकार मराठों को 50% से अधिक आरक्षण अपने राज्य में देना चाह रही है, जिसके अगेंस्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन दिया, और हवाला देते हुए 102वें संविधान संशोधन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है किसी भी राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वह ये निर्धारित करे कि कौन सा पिछड़ा वर्ग, कौन सा लोग जो है पिछड़े वर्ग में आएंगे। पिछड़े वर्गों की पहचान का अधिकार राज्यों को नहीं है। तभी जो है राज्य का सपोर्ट लेते हुए केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के जो है समाज कल्याण मंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने जो है राज्यों का सपोर्ट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा जो है यह राज्यों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो उसे यह तय कर सके कि कौन से लोग, उसके राज्य के लोग जो हैं पिछड़े वर्ग में आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और तो फिर जा करके थावर चंद गहलोत ने यह जो है निर्णय लिया है कि इस पर एक बाकायदा बिल लाया जाएगा और कानून बना करके जो है राज्यों को अधिकार दे दिया जाएगा। तब तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, तो यही चीज़ है। हालांकि थावर चंद गहलोत जो है अब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं, अभी जो है ये कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। अब आगे देखिए जो भी इस मंत्रालय के पद पर आएंगे वो इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, है ना, राज्यों के सपोर्ट में आगे आते हैं कि नहीं आते हैं, तो ये चीज़ है। अगला है, देखिए पुष्कर सिंह धामी बने उत्तराखंड के 11वें नंबर के सीएम बने हैं उत्तराखंड के। और इस मंत्रिमंडल में वही सभी लोगों को शामिल किया गया है जो तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल में जितने भी लोग मंत्री थे उन सभी को शामिल कर लिया गया। तीरथ सिंह रावत जैसा कि जानते हैं कि संवैधानिक संकट के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ गया, और जो है इनको पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री चुना गया है भाजपा के विधायक दल के द्वारा। तो इसमें जो है बेबी रानी मौर्य जो कि वहाँ की राज्यपाल है, उनसे वो शपथ ग्रहण किया, उन्होंने रविवार को शपथ ग्रहण हुआ, ये चीज़ है। अगला देखिए, गुजरात में अब सिर्फ ई गजट का होगा प्रकाशन। अब देखिए गुजरात में जो है अब गजटों का प्रकाशन जो होगा ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो होगा। गुजरात सरकार अब किसी भी गजट का मुद्रण और प्रकाशन नहीं करेगी, मतलब पेपर लेस गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ चुकी है गुजरात। इसमें ई गजट सार्वजनिक करने का फैसला किया है। इसमें ये कहा गया है कि QR कोड अंकित होगा जिसको स्कैन करके सब कुछ देखा जा सकता है। इससे क्या सुधार होंगे, तो 35 मीट्रिक टन जो कागज़
खर्च होता था प्रत्येक वर्ष इस प्रकाशित करने में। तो ये गजट क्या होता है कि सरकारी आदेश हो चाहे या सरकार के माध्यम से जो भी बिल कानून वगैरह बनता है उसका जो कागज जो है प्रकाशित होता है ना, कागज़ के फॉर्म में। तो कागज़ पर जो प्रकाशित होता है उसी को हम कहते हैं गजट। सरकारी आदेश हो, सरकारी कानून हो, सरकारी बिल हो, उस सारे चीज़ को गजट हुआ। तो उस गजट को अब कहा गया है कि ई गजट, मतलब एक वेबसाइट के माध्यम से वो प्रकाशित किया जाएगा, पेपर के फॉर्म में नहीं। यही चीज़ है, एक अच्छा कदम है और अमूमन सभी राज्य को ये कदम उठाना चाहिए, इससे सीख लेना चाहिए गुजरात से। अगला देखिए, राज्य में बिछा सड़कों का जाल, प्रति 1 लाख आबादी पर 135.02 किलोमीटर सड़क। ये है देखिए सभी 534 मुख्यालयों प्रखंड मुख्यालयों को 2 लेन सड़कों से जोड़ा जाएगा। ये इसमें बिहार के बारे में कहा गया है। राज्य पिछले 20 सालों में तेज़ी से सड़क का विकास हुआ है। करीब 1,25,626 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है पिछले 20 साल के दौरान। इसके बावजूद राज्य में प्रति 1 लाख आबादी पर सड़कों की उपलब्धता औसत राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है ना, तो ये है। तो अभी कितना है वो देखना है कि उपलब्धता प्रति 1 लाख आबादी पर बिहार में जो सड़क की उपलब्धता है वो है 135.02 किलोमीटर। देखिए ये सड़क का डाटा पढ़ना जरूरी है, बीपीएससी में कभी कभी इस तरह का डाटा भी पूछ देता है। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर देखिए 514 जो है केंद्रीय स्तर पर क्या है, कितना सड़क की उपलब्धता है। केंद्रीय स्तर पर जो सड़क की उपलब्धता है वो है 527 किलोमीटर प्रति 1 लाख व्यक्ति पर, है ना, तो ये है। लेकिन बिहार में 135 किलोमीटर है, तो ये बहुत अंतर है। ठीक, ये FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने को पाक का पैंतरा। जैसे हम जानते हैं FATF की लिस्ट से, FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। ये अंतर सरकारी संगठन है, बहुत सारे देशों का ये संगठन है। इसमें जो है इस FATF की ग्रे सूची में वैसे देशों को शामिल किया जाता है जो है अपने देश में जो है आतंकी फंडिंग जिस उस देश में होता है उसको रोकने में वो जो है असक्षम होता है, सक्षम नहीं है। तो इस तरह से वो आतंकवादियों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में जो है वो पोषित करता है। तो वैसे देशों को FATF की ग्रे सूची में जो डाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान को 2018 में ही FATF की ग्रे सूची में डाल दिया गया था और पाकिस्तान जो है इस सूची से निकलने के लिए जो है छटपटा रहा है। मतलब क्या है कि वो दिखाने के लिए कुछ भी कर रहा है। तो दिखाने के लिए जो है इस तरह का कुछ एक्शन टीम बनाया है, एक्शन जाँच राष्ट्र जो है एक्शन टास्क बनाया है दिखाने के लिए। उन्होंने दिखावे के लिए जो है मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग सेल गठित किया है ताकि दुनिया देख सके कि हम भी जो है तब जा करके उसको FATF से छुटकारा मिल पाएगा। FATF में के अंतर्गत जिसको ग्रे सूची में शामिल कर लिया जाता है उसको क्या होता है कि विश्व स्तर पर जो भी इंस्टीट्यूशन है या कोई भी देश है उसको फाइनेंस करने से वित्त संकट की स्थिति में उसको जो है वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। ठीक है, ये है। तो 2018 से ही बरकरार है ग्रे सूची में पाकिस्तान। नया समझौता, नेपाल में भी दौड़ेगी प्राइवेट कंटेनर ट्रेन। अब क्या है कि भारत और नेपाल के बीच में पहले एक कॉनकोर के माध्यम से होता था व्यापार और भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में समझौता हुआ था। तो अब उस चीज़ को अब रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि निजी कंपनी भी उसमें शामिल हो पाएंगे। ठीक है, आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए भारत और नेपाल ने रेलवे सर्विस एग्रीमेंट में नया बदलाव किया है। इस एग्रीमेंट के तहत अब जो है दोनों देशों के प्राइवेट कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर माल लाने और भेजने की भारतीय रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेगा। अब प्राइवेट कंपनी भी भारतीय रेल का इस्तेमाल करके जो है आयात निर्यात के व्यापार में लग सकेगा। पहले सिर्फ ये एकाधिकार कॉनकोर कंपनी को था। कॉनकोर है ना, कॉनकोर मतलब होता है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक लिमिटेड कंपनी थी, भारत सरकार के उपक्रम कर सकते हैं। तो उसके एकाधिकार को हटा दिया गया है। रिटायर हुए जेफ बेजोस अब एंडी जेसी के हाथ में अमेजन की कमान। अमेजन के मालिक रिटायर हो गए हैं जेफ बेजोस। अब जो है उनका अमेजन कंपनी का कमान जो है एंडी जेसी के हाथ में आ गया है। ठीक है, 27 साल पहले जेफ बेजोस ने इस कंपनी की नींव रखी थी। अभी जो है इनका 1.7 लाख करोड़ डॉलर की कंपनी है अमेजन। ठीक है, मैरी कॉम व मनप्रीत होंगे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक। और जो है जैसे कि जानते हैं अगले महीना ओलंपिक होने वाला है, टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम भी जो है भारतीय खिलाड़ी भी जाने लगे हैं। तो भारतीय खिलाड़ी की तरफ से जो है इस बार जो
उद्घाटन समारोह है उसमें जो ध्वजवाहक होंगे वो एक पुरुष खिलाड़ी और एक महिला खिलाड़ी। यह पहली बार है जब किसी भारत से जो है एक पुरुष और एक महिला दो जो है ध्वजवाहक होगा। तो महिला में से एक है आपका मैरी कॉम है और मनप्रीत है पुरुष वर्ग से। मनप्रीत है हॉकी टीम के कप्तान है, मैरी कॉम तो जानती हैं मुक्केबाजी हैं, ठीक है। और समापन समारोह में जो ध्वजवाहक होंगे वो होंगे आपका बजरंग पुनिया, ठीक है। अगला है फिलीपींस का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, 45 की मौत। जो है वायुसेना फिलीपींस के जो है प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 45 की मौत हो गई, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटना थी, इसमें कुछ खास नहीं है। आर्कटिक में दोगुनी रफ्तार से पिघल रही है बर्फ़। ये जो है रडार के माध्यम से ये रिसर्च में आया है ना, उपग्रह के सैटेलाइट के माध्यम से, कार्टोसैट उपग्रह से के माध्यम से ये खबर मिला है, जानकारी मिली है कि जो है आर्कटिक में जो है दोगुनी रफ्तार से बर्फ़ पिघल रही है। बर्फ़ का जो मोटाई है वो घटता जा रहा है। इसमें रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि बहुत बड़े खतरे की निशानी है। मोटी बर्फ़ एक इंसुलेट कंबल की तरह होता है जो कि पिघलता जा रहा है ना, उसकी मोटाई अब कम घटती जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। मौजूदा बर्फ़ तेज़ी से पिघलेगी तो जो है समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और जो टापू देश है वो डूबने के कगार पर है। सॉरी, ये जो आंकड़ा है ये क्रायोसैट 2 उपग्रह के माध्यम से लिया गया है। क्रायोसैट 2 उपग्रह से रडार के इस्तेमाल करके जो है इस तरह का आंकड़ा कलेक्ट किया गया है कि देखा गया है, रिसर्च में निकल कर आया है कि आर्कटिक महासागर के एरिया में, आर्कटिक के क्षेत्र में जो है बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। आर्कटिक जानते ही हैं कहाँ पर है, तो उत्तरी ध्रुव के पास, ठीक है। 4 साल बाद दिखी सूर्य पर विशाल ज्वाला। जैसा कि जानते हैं सूर्य से निकली एक्स श्रेणी की ज्वाला से सौर विज्ञानी अचंभित थे। तो इस पर जो है ये पता चला है कि सूर्य के कई हिस्से में अब भी उभरे हुए हैं कई सनस्पॉट। इसमें जो है ये पता चला है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के द्वारा, जो कि नैनीताल में है, उनके द्वारा यह शोध में पाया गया है कि ज्वाला जो है भारतीय समय अनुसार शनिवार रात 8:05 पर निकली थी, है ना। ये बेहद, इससे क्या होता है, इस ज्वाला के निकलने से सौर कलंक होता है और उससे जो है एक मैग्नेटिक वेव निकलता है जो कि वायरलेस संचार को जो है बाधित करता है। यही है। कैस्पियन सागर में फटा गारामुखी, आग लगी। कैस्पियन सागर जानते हैं, कैस्पियन सागर में जो है गारामुखी क्या होता है कि ज्वालामुखी के जैसा ही ये प्रस्फुटित होता है धरती के नीचे से। जो है ज्वालामुखी में क्या होता है कि लावा निकलता है और गैस निकलता है। गारामुखी में क्या होता है कि इसमें जो है तरल पदार्थ निकलता है, गर्म होता है और कचरा निकलता है और जो है निकल के जो है आग लग जाता है। तो इस तरह का जो इसको हम कहते हैं गारामुखी। तो ये कैस्पियन सागर में अभी फटा है और गारामुखी निकला है। गारामुखी ज्वालामुखी से थोड़ा अलग होता है। ज्वालामुखी में लावा बाहर निकलता है जबकि गारामुखी में कीचड़ और आग पकड़ने वाली गैस निकलती है, ठीक है। विस्फोटक कारण भी पता नहीं चला है, लेकिन सरकारी तेल कंपनी SOCR ने कहा है कि शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि गारामुखी फटा है। कैस्पियन सागर में ऐसे अनेक गारामुखी हैं जिनमें से मिट्टी और ज्वलनशील गैस निकलती रहती है, ठीक है। ये है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।